सोनी को समझ आ चुकी है कि एकदम से बोलने से कुछ भी नहीं होने वाला, यानी कि एकदम से बांडा फोड़ूंगी या झूठ बोलूंगी तो मेरी दाल नहीं गलेगी, इसलिए बड़े तरीके के साथ चल रही है। यानी कि अपनी माँ को ये जाहिर करा रही है कि वो बहुत ज़्यादा प्यार करती है गुड्डी के साथ और उसको अपनी छोटी बहन ही मानती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी जड़ें काटना चाह रही है। ये बात वो खुद बड़े अच्छी तरीके से जानती है। इसलिए आप देखेंगे कि इशरत उसको कहती है कि वो तो तुमसे इतना प्यार करती है गुड्डी, और तुम पर उस पर सरासर इल्ज़ाम पर इल्ज़ामात लगाती जा रही हो। ऐसा क्यों कर रही हो, क्या मैं तुमसे पूछ सकती हूँ? देखो वो तुम्हारी बहन है, ऐसा मत करो। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि सोनी कहती है कि रहने दीजिए मामा, वो मुझे बहन नहीं मानती, अब क्यों बार बार एक ही बात पर तुले हुए हैं कि वो मेरी बहन है। मुझे तो अफसोस इस बात का है कि हमजा भी इस बात पर गुड्डी का साथ दे रहा है और कह रहा है कि वाकई में मैं गलत हूँ। आगे से गुड्डी कहती है कि देखिए बहुत जल्द ये सब कुछ खुल जाएगा, फिर आपकी ही जिल्लत होगी, इसलिए मैं आपको इस जिल्लत से बचाने के लिए हालांकि ये सब कुछ कर रही हूँ। इसके अलावा मेरा और कोई भी मकसद नहीं है, आप ही मेरा आपसे कोई भी ज़ाती दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए, पहले जैसा हो जाए, आप ऐसा मत करें। लेकिन आप देखेंगे कि सोने भी हाथ धोकर उसके पीछे पड़ चुकी, गुड्डी भी हाथ धोकर सोने के पीछे पड़ चुकी है, क्योंकि वो जानती है कि वो गलत राह पर चल रही है और उसको बचाना उसके लिए उसकी जिम्मेदारी बन चुकी है। इसलिए आप देखेंगे कि बार बार उसको पकड़ने के बावजूद भी इशरत उसकी बात पे यकीन नहीं कर रही है, उसको अंदर ही अंदर टोक देती है और कहती है कि बस और मजीद कोई कुछ नहीं बोलेगा, मैं किसी की बात पे यकीन नहीं करूंगी। पहले पूछती है और फिर कहती है कि बस चुप करवा देती है। खैर बड़ी ही अजीब किस्म की हरकतें इस इशरत ने शुरू कर दी हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि आखिर ये औरत क्या करना चाहती है। दूसरी तरफ गुड्डी जो है बहुत ज्यादा बेचैन बेकरार है कि आखिर मैं क्या करूं, मेरी तो कोई बात सुन ही नहीं रहा। स्वीटी तुम ही कुछ करो, तुम ही इस चीज का हल निकालो कि इस बात को कैसे क्लियर करना है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इधर कोई भी मेरी दाल गलनी है या मेरी बात किसने सुननी है। मुझे तो सारे ऐसे झाड़ फूस समझ के साइड पे कर देते हैं। खैर आप देखेंगे कि स्वीटी से सारी मामलात चल रहे हैं और स्वीटी बहुत जल्द इसके डाल सारे दे। मामलात और को मैं हल ऐसा करने नहीं वाली है। चाहती हूँ कि तुम इस घर से चली जाओ, इसलिए बेहतर यही है कि खामोशी के साथ इस घर में रहो। गुड्डी बेचारी की भी कोई जिंदगी नहीं, जहाँ पर जाती है सवाए जिल्लत के उसको कुछ भी नहीं मिल रहा है, उसका कोई हाल नहीं रह गया है। इसलिए तो स्वीटी हर चीज़ में उसका साथ देती है और ऐसे करती है, जो भी उसके खिलाफ होता है उसका बुरा हश्र कर देती है। दूसरी तरफ औरंगजेब काफ़ी परेशान है, क्योंकि वो एक किस्म का भिखारी बनने को आ गया है। वो कह रहा है बार बार एक ही बात कि गुड्डी के जाने से हमारे घर की सारी बरकत ख़त्म हो गई है। लेकिन अब देखेंगे कि इस चालाक ख़ानदान, यानी कि जो औरत चालाकी जहन की है, शाजिया, इसके दिमाग में नए से नए आइडिया आते रहते हैं। अब फिर इसको जहांगीर याद आ गया है और कहती है कि उससे कुछ पैसे लेके हम कारोबार शुरू कर लेते हैं। यानी कि हर रोज़ एक नया आइडिया इसके दिमाग में आ जाता है, जिस पर औरंगजेब कहता है कि जितनी आसानी से तुम ये सारी बातें कर रही हो ना, इसको करना बहुत मुश्किल है। इसलिए बेहतर यही है कि तुम अपने दिमाग को दुरुस्त रखो, तुम्हारी वजह से ही आज सब कुछ हुआ है। दोनों एक दूसरे के सारे राज जानते हैं, इसलिए खामोशी से एक दूसरे को बर्दाश्त कर रहे हैं, क्योंकि शाजिया भी अब काम कर करके निढाल हो चुकी है। उसको भी कुछ समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे, ना इधर की रही ना उधर की रही, क्योंकि अब शाजिया थक चुकी है और कहती है अरे भाई मैं क्या करूं, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही है। आखिर उस लड़की का इतना तो फायदा था, घर के सारे काम कर देती थी, लेकिन अब मैं मुझसे ये काम नहीं होते। इस पर औरंगजेब उस पर चिल्लाता है और कहता है कि यहाँ पर भूख के लाले पड़े हुए हैं और तुम्हें एक अपनी काम की टेंशन पड़ी हुई है। गुड्डी अब वापस नहीं आ सकती, इशरत किसी भी तरह से उसको वापस नहीं आने देगी। ये बात तुम भी बड़े अच्छे तरीके से जानती हो, इसलिए ये बात दिल से निकाल दो। भाई बड़ी मक्कार है ये सोनिया, ऐसे हाथ धो के बेचारी गुड्डी के पीछे पड़ चुकी है कि गुड्डी को कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर ये क्या चाहती है और क्यों ये सब कुछ कर रही है। अरे भाई, वो कर कर के इन लोगों का थक गई, पकोड़े बना बना के थक गई, लेकिन ये लोग नहीं सुधरे। अफसोस की बात तो ये है कि इशरत भी अपनी बेटी का यकीन करने लग जाती है और कहती है कि गुड्डी इतनी मक्कार कैसे हो सकती है। वैसे मुझे लगता तो नहीं है, लेकिन बेचारी अपनी बेटी के हाथों मजबूर है। जहांगीर तो अब हाथ उठाने पर आ चुका है, इतना सख्त उसको गुस्सा होता है कि इशरत का कोई हाल नहीं रहता है। लेकिन आप देखेंगे कि सोनिया की चालाकियाँ उसके अपने ही ऊपर पड़ने वाली हैं।
वो ये समझ रही है कि वो बड़ी आसानी के साथ इन सारी चालाकियों से निकल आएगी, लेकिन स्वीटी उसका ऐसा हश्र करेगी कि वो खुद ही गुड्डी से माफिया मांगने लग जाएगी और मजबूर हो जाएगी कि उसने क्या करना और क्या नहीं। और अब देखेंगे कि इशरत कहती है, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि आखिर गुड्डी तुम इस तरह कितने बड़े बड़े झूठ कैसे बोल सकती हो। मैं तुम्हारा क्या करूं? मैं तुम्हारा सबके सामने साथ देती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इस तरह की हरकतें शुरू कर दो। तुम अपने आप को ठीक करो। इस पर हमजा गुड्डी को कहता है कि मैं खुद डर से इस बारे में नहीं बोल पाता हूँ। मुझे पता है कि सोनिया भी कुछ ना कुछ ऐसा करेगी, बल्कि सबको ही हमारे खिलाफ कर देगी, क्योंकि मामा भी हमारे खिलाफ हो चुकी हैं। लेकिन बहुत जल्द आप देखेंगे कि खुद हमजा इस बात की गवाही देगा कि हाँ, मैंने अपने कानों से कई दफ़ा सुना है इस सोनिया को किसी से बातें करते हुए। खैर अब देखेंगे कि गुड्डी जो है वो काफ़ी परेशान हो चुकी है, क्योंकि इशरत खाला ने उसको कह दिया है कि तुम्हें बिल्कुल खामोश रहना है, कोई भी ऐसी बात नहीं करनी जिसकी वजह से जहांगीर तुम्हें इस घर से निकाल दे, और मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ कि तुम इस घर से चली जाओ। इसलिए बेहतर यही है कि खामोशी के साथ इस घर में रहो। गुड्डी बेचारी की भी कोई ज़िंदगी नहीं, जहाँ पर जाती है सवाए ज़िल्लत के उसको कुछ भी नहीं मिल रहा है, उसका कोई हाल नहीं रह गया है। इसलिए तो स्वीटी हर चीज़ में उसका साथ देती है और ऐसे करती है, जो भी उसके खिलाफ होता है उसका बुरा हश्र कर देती है। दूसरी तरफ औरंगज़ेब काफ़ी परेशान है, क्योंकि वो एक किस्म का भिखारी बनने को आ गया है। वो कह रहा है बार बार एक ही बात कि गुड्डी के जाने से हमारे घर की सारी बरकत ख़त्म हो गई है। लेकिन अब देखेंगे कि इस चालाक ख़ानदान, यानी कि जो औरत चालाकी जहन की है, शाज़िया, इसके दिमाग में नए से नए आइडिया आते रहते हैं। अब फिर इसको जहांगीर याद आ गया है और कहती है कि उससे कुछ पैसे लेके हम कारोबार शुरू कर लेते हैं। यानी कि हर रोज़ एक नया आइडिया इसके दिमाग में आ जाता है, जिस पर औरंगज़ेब कहता है कि जितनी आसानी से तुम ये सारी बातें कर रही हो ना, इसको करना बहुत मुश्किल है। इसलिए बेहतर यही है कि तुम अपने दिमाग को दुरुस्त रखो। तुम्हारी वजह से ही आज सब कुछ हुआ है। दोनों एक दूसरे के सारे राज जानते हैं, इसलिए खामोशी से एक दूसरे को बर्दाश्त कर रहे हैं, क्योंकि शाज़िया भी अब काम कर करके निढाल हो चुकी है। उसको भी कुछ समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे, ना इधर की रही ना उधर की रही, क्योंकि अब शाज़िया थक चुकी है और कहती है, अरे भाई मैं क्या करूं, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही है। आखिर उस लड़की का इतना तो फ़ायदा था, घर के सारे काम कर देती थी, लेकिन अब मैं मुझसे ये काम नहीं होते। इस पर औरंगज़ेब उस पर चिल्लाता है और कहता है कि यहाँ पर भूख के लाले पड़े हुए हैं और तुम्हें एक अपनी काम की टेंशन पड़ी हुई है। गुड्डी अब वापस नहीं आ सकती, इशरत किसी भी तरह से उसको वापस नहीं आने देगी। ये बात तुम भी बड़े अच्छे तरीके से जानती